हेलो दोस्तों, अधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत महान चाइनीज़ फिलोसोफर कॉन्फ्यूशियस की फ़िलॉसफ़ी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि कॉन्फ्यूशियस कौन थे और उनकी क्या फ़िलॉसफ़ी है। उन्होंने हमें क्या बताया कि किस तरीके से हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए, एथिकल लाइफ जीनी चाहिए। तो चलिए हम कॉन्फ्यूशियस के बारे में जानते हैं। कॉन्फ्यूशियस जो हैं वो एक चाइनीज़ फिलोसोफर थे और उनको दुनिया के सबसे महानतम थिंकर्स में माना जाता है। इनका जन्म जो है वो 551 बीसी में हुआ और उनकी डेथ जो है वो 479 बीसी में हुई। तो इस तरीके से वो जो हैं वो बुद्धा के कॉन्टेम्परेरी थे, महावीर जैन के कॉन्टेम्परेरी थे। उनकी जो फिलॉसफी है उसको कई बार हम कॉन्फ्यूशियनिज्म कहते हैं या रिविज़म कहते हैं, और जो कि एग्जैक्टली देखा जाए तो वो एथिक्स नहीं मानी जाती है। उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे उसका मीनिंग हो सकता है ट्रेडिशन, या उसको हम एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, एक रिलीजन भी कह सकते हैं, अ वे ऑफ गवर्निंग भी कह सकते हैं, किस तरीके से हमें ज़िंदगी को चलाना चाहिए, या सिंपली एक वे ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो शब्द है रूइज़म, जो उनकी फिलॉसफी है, वो एक तरीके से जो हम धर्म वर्ड को इस्तेमाल करते हैं अपने संस्कारों में, उससे मिलता जुलता है। जैसे धर्म होता है उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। धर्म का मतलब रिलीजन भी हो सकता है, धर्म का मतलब एक ड्यूटी भी हो सकती है, धर्म का मतलब एक ट्रेडिशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो रिविज़म है वो भी एक तरीके से हमें ये बताता है कि जो लाइफ को कैसे लीड किया जाए, जो कि धर्म का पर्यायवाची माना जा सकता है। जैसे धर्म के अंदर हमें बताया जाता है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वैसे जो कॉन्फ्यूशियन एथिकल कोड्स हैं वो हमें बताते हैं कि एक इंसान को कैसे रहना चाहिए, क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसका जो फोकस है बेसिकली वो ह्यूमनिस्टिक है, एक हमें अच्छा इंसान बनाने पे है। और ये जो कोड्स हैं ऐसे हैं कि कोई भी सोसाइटी का मेंबर इसको फॉलो कर सकता है। कहने का मतलब कि ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। जैसे बुद्धिज़्म है, उसको कोई भी व्यक्ति फॉलो कर सकता है। उसी तरीके से जो कॉन्फ्यूशियन ने जो फिलॉसफी दी वो सभी के लिए है और सभी लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। जो कॉन्फ्यूशियन एथिक्स है, मतलब जो वो सिखाते हैं, उसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो प्रमोशन ऑफ वर्च्यू, कि हमें जो अच्छे गुण हैं उनको बढ़ाना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है उसमें 5 कांस्टेंट जो हैं उसके अंदर डाले गए हैं, जो 5 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें खास महत्व देने की ज़रूरत है। तो चलिए हम जानते हैं कि जो कॉन्फ्यूशियस है उनके हिसाब से क्या गुण इंसान के अंदर होने चाहिए। तो ये गुण जो हैं इस प्रकार से हैं: लॉयल्टी, हमें वफादार होना चाहिए। फिलियल पीटी का मतलब ये होता है कि हमें अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की और अपने जो पूर्वज हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये हमारे संस्कार, जो हमारे भारत के संस्कार हैं, उनसे काफ़ी मिलता है। उसी तरीके से हमें ईमानदार होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, सफाई पसंद होना चाहिए, क्लीनलीनेस की ज़रूरत है। शेम, बुरा काम ना करें। अगर बुरा काम करें तो हमें एक शेम की जो फीलिंग आती है वो होनी चाहिए, मतलब शेमलेस नहीं होना चाहिए। सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ब्रेवरी, हमें बहादुर बनने की ज़रूरत है। रिस्पेक्ट एंड रिवरेंस, हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी तरीके से फ्रूगलिटी, कहने का मतलब कि कम से कम चीज़ों में हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। फ्रूगल का मतलब होता है सादा जीवन जीना। उसी तरह मॉडेस्टी, हमें हम्बल होने की ज़रूरत है, एरोगेंट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्फ्यूशियस के हिसाब से वो गुण हैं जो हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो उन्होंने 5 कॉन्स्टेंट्स बताए, जो कि इन वर्च्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन-कौन से हैं। ये जो 5 कॉन्स्टेंट्स हैं वो इस प्रकार से हैं: रेन का मतलब ये होता है कि लोगों का भला करना, एक अच्छा इंसान बनना, इंसानियत। दूसरा है ये, जिसका मतलब होता है राइटियसनेस, मतलब कि सही काम करना और न्याय करना। तीसरा है ली, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारे कल्चर में चीज़ें हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। प्रॉपर राइट, रिचुअल, डेकोरम या जो नेचुरल लॉज हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। हमें अपने ट्रेडिशंस को ब्रेक नहीं करना चाहिए। उसके बाद में चौथा है जी, इसका मतलब हमें नॉलेज, हमें नॉलेजेबल बनने की ज़रूरत है। और उसके बाद में पाँचवा है जिन, इसका मतलब इंटीग्रिटी या ईमानदारी। ये जो हैं 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यूज़ माने जाते हैं। और इन पाँचों में भी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं रेन, और रेन का मतलब होता है ह्यूमननेस या इंसानियत। तो इंसानियत जो है वो कॉन्फ्यूशियस के हिसाब से सबसे महान गुण होता है किसी भी इंसान का। और ये जो रेन है शब्द, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई भी जो अच्छा इंसान है, जब वो लोगों की हेल्प करता है तो हमें एक अच्छी फीलिंग
महसूस होती है, हम एक अच्छा फील करते हैं। और ये इसका मतलब होता है रेन कि ये जो फीलिंग आती है हमारे अंदर, जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, जो हमने बातें की, जैसे हम काइंड होते हैं और ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो कि हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं, जब भी हम ऐसा काम करेंगे तो हमें एक अच्छा फीलिंग होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो उसका जो भला होता है वो तो होता ही होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है और इसीलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए। और इसको अगर हम एक दूसरे तरीके से, सिंपल तरीके से समझाएँ, तो जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जो बड़े होते हैं, वो अपने से छोटों को प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे सोसाइटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो कम पैसे वाले लोग हैं, जो हेल्पलेस हैं, पुअर हैं, उनकी वो मदद करें, उनको वो प्रोटेक्ट करें, बजाय इसके कि उनको हम एक्सप्लॉइट करें। कॉन्फ्यूशियस ने देखिए रेन को किस प्रकार से डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि आप अपना देखभाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप दूसरों का भी देखभाल करें। आप अपने को बढ़ाएं, अपने को समृद्धि की तरफ ले जाएं, लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखें कि बाकी को भी हम समृद्धि की तरफ ले जाएं, दूसरों का भी भला करें। तो ये इसमें है कि हमें अपना भला तो करना ही चाहिए, साथ साथ में दूसरों का भला भी करना चाहिए। अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में लिखें, तो जो गोल्डन रूल है, जो बाइबल में भी है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी है, वो इससे मिलता जुलता है कि कोई भी काम हम ऐसा ना करें जो कि हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे साथ में करें। तो अगर हम ऐसा काम करते हैं जो कि हम खुद नहीं चाहते कि दूसरे हमारे साथ में करें, तो वो चीज़ उचित नहीं है। हमारा व्यवहार दूसरों के साथ वैसे ही होना चाहिए जैसा कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ में व्यवहार करें। अब चलिए हम बात करते हैं कॉन्फ्यूशियस के कुछ कोट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे ऐसे भी आ सकते हैं और इस पे आपसे आंसर्स भी पूछे जा सकते हैं। अब जैसे जो पहला कोटेशन है वो इस प्रकार से है, फाइन वर्ड्स एंड इंसिनुएटिंग एक्सपीरियंस आर सेल्डम एसोसिएटेड विथ ट्रू वर्च्यू। कहने का मतलब है, जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं और जो लोग बहुत दिखावा करते हैं, वो बहुत कम ही अच्छे लोग होते हैं। उसी तरीके से दूसरा कोट है कि जो भी महान व्यक्ति होता है वो हमेशा अच्छे गुण के बारे में सोचता है, अच्छे कर्म के बारे में सोचता है, जबकि जो एक आम आदमी होता है वो हमेशा अपनी सुख सुविधा के बारे में सोचता है। तीसरा कोटेशन है कि जो भी एक गुणवान व्यक्ति होता है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी समझता है, उसके लिए मेन चीज़ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो गुणहीन व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो गुण है वो हमेशा अकेले नहीं पाए जाते हैं, उसके साथ में जो गुण होते हैं उसके साथ में उसके नेबर्स भी आ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो गुण होते हैं हमारे, वो कभी भी एक साथ नहीं होते। एक गुण अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके बहुत सारे गुण जो हैं आपके अंदर आ जाएंगे। एक गुण से सारे गुण जुड़े रहते हैं। इसका मतलब कि सारे गुण जो होते हैं वो एक साथ पाए जाते हैं और सारी जो अवगुण होते हैं वो एक साथ होते हैं। अगर आपने अवगुण प्रैक्टिस करना शुरू किया तो धीरे धीरे करके आपके गुण खत्म हो जाएंगे, और अगर आपने गुण प्रैक्टिस करना शुरू किया या वर्च्यूज प्रैक्टिस शुरू की, तो एक वर्च्यू जैसे मान लें सत्य बोलना शुरू किया, तो आप देखेंगे बाकी जो आपके गुण हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएंगे। उसी तरह उनका एक बहुत ही महान कोट है कि हमारे लिए जो सबसे महान चीज़ है वो ये नहीं है कि हम कभी ज़िंदगी में फेल ना हो, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम फेल हों तो उसके बाद उठ करके खड़े हो जाएं। एक कोट उनका है, आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। इस कोट से ये आपको समझाया जाता है कि किस तरीके से सुनना जो है वो उतना इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं लेकिन आप उसको भूल जाते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर आप खुद करेंगे तो फिर आप उसको याद रखेंगे और चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस कोट से हमें पता चलता है कि एक्शंस लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में एक कोट है उनका, लाइफ इज़ रियली सिंपल बट वी इंसिस्ट ऑन मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। हम जिंदगी को बहुत सिंपल तरीके से जी सकते हैं, लेकिन हम जिंदगी को ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं बहुत सी चीज़ों को पाने की लालसा में। एक कोट उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप एक ऐसा जॉब करें जो आपको पसंद हो, जिसको आप प्यार करते हैं, और फिर आपको पूरी ज़िंदगी कभी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो काम आप पसंद करते हैं, अपनी पसंद का काम करते हैं, तो वो आपको एक बोझ नहीं लगेगा, आप उसको ऑटोमेटिकली करेंगे, एंजॉय करेंगे। उसी तरीके से उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोट है, वो इस प्रकार से है, इट इज़ ईजी टू हेट एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू लव, दिस हाउ द होल स्कीम ऑफ थिंग्स वर्क्स, ऑल गुड थिंग्स आर डिफिकल्ट टू अचीव एंड बैड थिंग्स आर वेरी ईजी टू गेट। जैसे कि ज़िंदगी में प्यार करना मुश्किल होता है, नफ़रत करना बहुत आसान है। और हमारी जो दुनिया है उस तरीके से डिज़ाइन है कि जो सारे अच्छे कर्म होते हैं वो बड़े मुश्किल से करने होते हैं, और जो बुरे कर्म होते हैं वो बड़े आसानी से हो जाते हैं। इसका मतलब कि ज़िंदगी में अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। कोई चीज़ ऑटोमेटिक नहीं होती, और जो चीज़ आसानी से हो जाती है
वो अक्सर बुरे कर्म होते हैं। तो ये जो कोटेशंस हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, आप इनके आंसर्स अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने कॉन्फ्यूशियस के बारे में जाना और उनके विचारों के बारे में जाना, और मुझे उम्मीद है कि इससे आप जो भी कोटेशंस उनके बारे में पूछे जाते हैं, आप उनका बढ़िया जवाब लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम जानेंगे जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक जो हैं वो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स और फिलोसोफर माने जाते हैं। इनको हम फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहते हैं। इनका जो जन्म है वो 1632 में हुआ और 1704 में इनकी डेथ हुई। तो इनके जो विचार हैं वो बहुत ही लिबरेटिंग है। इन्होंने जो प्रिंसिपल हमें बताया कि हर आदमी को लिबरल होने की ज़रूरत है, उसको लिबर्टी होनी चाहिए अपने विचारों की, अपने तरीके से ज़िंदगी जीने की, इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम मॉरल लॉज भी फॉलो करते हैं तो वो इसलिए नहीं फॉलो करने चाहिए कि किसी फ़िलॉसफी में लिखे हैं, किसी रिलीजन में लिखे हैं या हमारे कानूनों में लिखा है, बल्कि उसको सोच समझ के फॉलो करना चाहिए। और इसलिए फॉलो करना चाहिए कि उनको फॉलो करना हमारे अपने ही इंटरेस्ट में रहता है। तो सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं इनके नेचुरल लॉ प्रिपोजिशन के बारे में, जो कि रैशनलिस्टिक है। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि मॉरल रूल्स जो होते हैं वो डिवाइन होते हैं, ईश्वरीय होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं और एब्सोल्यूट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी से मॉरल रूल्स को नहीं बना सकते हैं। जो मॉरल रूल्स हैं वो ऐसे होते हैं कि जो अपने मन से, एक समझिए कि यूनिवर्सल होते हैं, वो एब्सोल्यूट होते हैं, आर्बिट्रेरी नहीं होते। आप झूठ को मॉरल रूल नहीं बना सकते कि ऑलवेज स्पीक लाई, ये मॉरल रूल नहीं बन सकता। ओनली स्पीकिंग ट्रुथ मॉरल बन सकता है। कभी भी आप ये नहीं कर सकते कि अनफेथफुलनेस को या बेवफाई को जो है आप मॉरल बना दें। केवल वफादारी ही मॉरल हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो मॉरल रूल्स हैं वो आर्बिट्रेरी नहीं होते हैं, वो डिवाइन होते हैं, ईश्वरीय होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं और एब्सोल्यूट होते हैं। ये जो डिवाइन लॉज हैं इसको हम ह्यूमन रीजन से समझ सकते हैं। जैसे जो भी आप देखें फिजिकल लॉज होते हैं, चाहे वो ग्रेविटी से रिलेटेड हो, चाहे लाइट की स्पीड हो, चाहे जो भी लॉ हो, अल्टीमेटली हैं तो सारे के सारे वो एब्सोल्यूट लॉज, लेकिन उनको समझा हमने जो है अपने दिमाग लगा के है। उसी तरीके से जो मॉरल लॉज हैं उसको भी हम अपने लॉजिक से, अपने रीजन से समझ सकते हैं। तीसरा इनका जो प्रपोजिशन है वो ये है कि चूंकि ये डिवाइन है इसलिए ये रूल्स ऑब्लिगेटरी हैं और इनको हम रैशनली समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो रूल्स हैं इसको हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम फॉलो ना करें। हमारा मन हो तो हम सच बोलें, हमारा मन हो तो हम झूठ बोलें, हमारा मन हो तो हम बेवफाई करें, हमारा मन हो तो वफादारी करें, ऑनेस्ट रहें, करप्ट रहें ना, चॉइस नहीं है। हर एक आदमी को सोसाइटी में इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए अगर हम एक अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं लॉक्स की हेडोनिस्टिक थ्योरी के बारे में। इनकी जो हेडोनिज्म की थ्योरी है वो ये कहती है कि एथिकल होना हमारे अपने फ़ायदे में है। हम इसलिए एथिकल ना हो कि हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है, बल्कि ये हमको समझने की ज़रूरत है कि जो अच्छे कर्म होते हैं वो हमें खुशी देते हैं, प्लेजर देते हैं, और जो बुरे कर्म होते हैं वो हमें तकलीफ़ देते हैं, और इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन ये जो प्लेजर और पेन है ये केवल फिजिकल लेवल पे हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार कोई ऐसा एक्शन हो सकता है जिसमें फिजिकली तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है, फिजिकली तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे हमें मेंटल टेंशन हो रहा है, इमोशनल लेवल पे पेन हो रहा है। जितने भी इमोरल एक्शंस होते हैं अक्सर वो हमें फिजिकली बड़े प्लेजिंग लगते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसका जो बाद में उसका जो हमें गिल्ट फीलिंग होती है, जो इमोशनल पेन होता है, जो हमें लगता है बाद में रैशनल थिंकिंग से कि हमने गलत किया, वो पेन बहुत लंबा होता है। और वो जो पेन होता है वो आता है
सोसाइटी किस चीज़ को सही समझती है और किस चीज़ को गलत समझती है, वो सैंक्शन ऑफ सोसाइटी से आता है। देखिए, जो सोसाइटी होती है वो हमारे मॉरल एक्शंस को रिवॉर्ड करती है और जो इमॉरल एक्शंस हैं उनको हमें पनिश करती है, और जिसकी वजह से लोगों का मोटिवेशन होता है कि वो मॉरल रास्ते पे चलें और इमॉरल रास्ते से बचें। जब वो इमॉरल रास्ते पे चलते हैं तो सोसाइटी उनको कंडेम करती है, उनको पेन होता है, इसीलिए जो है वो मॉरल रास्ते को फॉलो करते हैं। जब मॉरल रास्ते को फॉलो करते हैं तो उसमें उनको खुशी होती है क्योंकि सोसाइटी उनको अप्रिशिएट करती है। तो इसलिए जॉन लॉक का कहना था कि हम मॉरल केवल इसलिए नहीं है कि जो ये लॉ है ऐसे बना हुआ है, ये डिवाइन लॉ हमें कहता है कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें फेथफुल रहना चाहिए, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि जब हम रैशनली उसको सोचते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये हमारे सोर्स ऑफ प्लेजर भी है, इसी से हमारी ज़िंदगी अच्छी बन सकती है। तो जॉन लॉक का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने कहा कि मॉरलिटी को हमें रीज़न से समझना पड़ेगा। मॉरलिटी ऐसी नहीं है कि जैसे मर्जी हम कोई मॉरलिटी बना लें, लेकिन मॉरलिटी फॉलो करने से पहले हमें अपने को कन्विंस करना चाहिए कि जो हम मॉरल का रास्ता फॉलो करेंगे तो हमारे अपने फ़ायदे के लिए है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो रीज़न होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैकल्टी है ह्यूमन बीइंग का, जिससे हम मॉरल रूल्स को समझ सकते हैं। अब जैसे कि मान लिया हम फेथफुलनेस की बात करें, अगर हम वफादारी नहीं करेंगे अपने स्पाउस के साथ में तो आप देखेंगे कि सोसाइटी, फैमिली सस्टेन नहीं कर सकती है। ये बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम रीज़न से समझ सकते हैं कि अगर आपस में हमारे बीच में अगर वफादारी ना हो तो कैसे वो रिश्ता चल सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो मॉरल लॉज हैं वो ऑब्लिगेटरी सेट ऑफ रूल्स हैं, क्योंकि इसमें सुपीरियर अथॉरिटी की विल, सोसाइटी की विल जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम कोई भी लॉ बनाते हैं जो कि किसी चीज़ को मना ना करे, फॉरबिड ना करे, तो जो मॉरल गुडविल होता है या मॉरल वर्च्यूज़ होते हैं या क्या चीज़ अच्छी है, जो गुण होते हैं, वो सिर्फ खाली थोथे रह जाते हैं। और ये बात हमें समझने की ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें मॉरल हैं वो इसलिए हैं क्योंकि इमॉरल एक्शन को हमने प्रोहिबिट किया हुआ है, और इसके लिए सोसाइटी का रोल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जिसको कहीं पे अच्छा कहा जाता है या बुरा कहा जाता है, उसको दूसरी सोसाइटी में या दूसरी अथॉरिटी जो है उसको उल्टे नाम से पुकार सकती है, बुरा कह सकती है अच्छे को कह सकती है बुरा। अब इसको देखिए, हम समझ लेते हैं क्या है। अब देखिए कि जैसे हमारे देश में ये माना जाता है कि हमें पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, हमें फैमिली के बारे में पहले सोचना चाहिए, अपने बारे में बाद में सोचना चाहिए, फैमिली फर्स्ट, ये हमारा वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, फैमिली छोड़ देते हैं, तो ये गलत माना जाता है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएं तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वर्च्यू है, और वहाँ पे आपको फैमिली के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक ही चीज़ एक सोसाइटी में अच्छी मानी जा सकती है, दूसरे सोसाइटी में बुरी मानी जा सकती है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये सोसाइटी में दोनों चीज़ें जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि सोसाइटी जिस चीज़ को अप्रूव करती है वो अच्छा है और जिस चीज़ को नहीं अप्रूव करती है वो बुरा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि लोगों को जो सोसाइटी के जो लॉज हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सोसाइटी के जो लॉज हैं वो मॉरल वर्च्यूज़ को या मॉरल वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। और सोसाइटी देखिए यूनिक तरीके से ग्रो करती है। इंडिया की सोसाइटी की अलग चैलेंजेस हैं, हमारी ज़रूरतें अलग हैं, इसीलिए हमारे वर्च्यूज़ और हमारे वैल्यूज़ भी अलग हैं। अगर हम अमेरिका जाते हैं तो वहाँ की सोसाइटी अलग है, इसीलिए वहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा। और ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें जहाँ अच्छी मानी जाती हैं वहाँ बुरी मानी जाएँ, और वहाँ जो अच्छी मानी जाती हैं हमें उसको बुरा लगे। तो इसीलिए क्या है कि जब हम किसी भी मॉरल लॉ को हम फॉलो करें तो उसको हम सोच समझ के फॉलो करें, क्योंकि जो भी देखिए जो मॉरल लॉज होते हैं उनको फॉलो करने से हमें खुशी मिलती है, वो प्लेजर का सोर्स होते हैं, और वो इंडिविजुअल के फ़ायदे में रहते हैं, सोसाइटी के फ़ायदे में रहते हैं। और इसीलिए सोसाइटी में हर एक आदमी को मॉरल लॉ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट में है और सोसाइटी के इंटरेस्ट में भी है। जॉन लॉक के बहुत सारे कोट्स हैं, आप इन कोट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पर ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इसको जो है 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। तो जैसे कि पहला इनका कोटेशन है, व्हाट वरीज यू मास्टर्स यू। जो भी चीज़ें जो हैं आपको परेशान करती हैं वो आपको एक तरीके से मास्टर बन जाती हैं। मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान होते हैं तो आप उसके दास बन जाते हैं। तो आप किसी चीज़ को परेशान होने की जगह आप परेशानी
को ओवरकम करिए, उस परेशानी को दूर करिए, तो मास्टर की पोजीशन लीजिए, स्लेव की पोजीशन मत लीजिए। कहने का मतलब अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसको जीतना है, बजाय इसके कि उससे हमें वरी करना है या परेशान होना है। दूसरा इनका कोटेशन है, आई हैव ऑलवेज थॉट द एक्शंस ऑफ मैन द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ देयर थॉट्स। इसका मतलब कि कहने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आदमी करता क्या है। जो करता है उससे उसके विचार ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आते हैं। नेक्स्ट कोटेशन है, द रीज़न वाई मैन इंटर इनटू सोसाइटी इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। क्योंकि जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी इंश्योर करती है कि हमारी प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड हो, और इसीलिए हम सोसाइटी में रहते हैं, ताकि हमारी जो प्रॉपर्टी, अगर हम मान लिया सपोज करिए कि कोई सोसाइटी ना हो, जंगल राज हो, तो किसी के पास भी हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, जो चाहेगा उसको लूट लेगा। नेक्स्ट कोटेशन है, डिसिप्लिन ऑफ डिज़ायर इज़ द बैकग्राउंड ऑफ करेक्टर। बिना आप अपने डिज़ायर्स को डिसिप्लिन में किए हुए, अनुशासन में किए हुए, आप करेक्टर को नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट कोटेशन है, द इम्प्रूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ फॉर टू एंड्स। फर्स्ट, आवर ओन इंक्रीज ऑफ नॉलेज, सेकेंड, टू एनेबल अस टू डिलीवर दैट नॉलेज टू अदर्स। कहने का मतलब ये होता है कि जब हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि हमारा अपना ज्ञान बढ़ता है, दूसरा ये होता है कि हम दूसरों का ज्ञान भी बढ़ाते हैं, और दोनों लोगों का ज्ञान ऐसा होता है कि आपस में फिर हम बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। नेक्स्ट इनका कोटेशन है, फॉर्टिट्यूड इज़ द गार्ड एंड सपोर्ट ऑफ द अदर वर्च्यूज़। इसका मतलब कि जो करेज है वो जो है हर दूसरे वर्च्यूज़ को, हर अच्छे गुण को प्रोटेक्ट करता है और उसको गार्ड करता है। देखिए, अगर आपके पास में करेज नहीं है तो आप सही रास्ते पे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हर अच्छे काम को करने के लिए हमें करेज की ज़रूरत होती है, साहस की ज़रूरत होती है। और इसी तरीके से लास्ट इनका कोट है, ऑल वेल्थ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लेबर। हर जो वेल्थ दुनिया में क्रिएट की गई है वो मेहनत से क्रिएट की गई है, मेहनत का रिजल्ट है। अदरवाइज़ अगर आप देखिए तो नेचर में हर चीज़, किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। जब हम मेहनत करते हैं तभी जो नेचुरल चीज़ है उसको हम वेल्थ में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आज जॉन लॉक के बारे में पढ़ा, और इसमें जो कोटेशंस हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने शब्दों में उनके आंसर्स लिख सकते हैं, और हम आपको उसका फीडबैक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंग्लिश फिलोसोफर के बारे में जिनका नाम है थॉमस हॉब्स। ये जो हैं, ये मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलॉसफी जो है उसके फाउंडर माने जाते हैं, और इनका जो है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसमें बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको कि थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, ये दोनों जो फिलोसोफर्स हैं, उन लोगों ने उसको डेवलप किया, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो बनाई गई उसके लिए। तो हमें देखिए ये समझना पड़ेगा कि हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में हमें सोसाइटी से कुछ चीज़ें मिलती हैं, और हमारे सोसाइटी के लिए कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। अगर हम एथिक्स की बात करें तो एथिक्स भी उसी टाइप की चीज़ है कि हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो हमें सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना ज़रूरी है। ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है जिसको कई बार हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसकी जो डेरिवेशन है या जो इसको बनाया गया है वो स्टेट ऑफ नेचर से बनाया है आपके थॉमस हॉब्स ने और जॉन लॉक ने। अब स्टेट ऑफ नेचर देखिए क्या होता है। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब ये होता है कि नेचुरल कंडीशन ऑफ मैनकाइंड। जैसे जो बाकी जानवर होते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, ये जो होते हैं उनकी जो नेचुरल कंडीशन है, इंसान भी जब कभी रहा होगा शुरू शुरू में तो उसी नेचुरल कंडीशन में रहे, जिसमें कि ना तो कोई सरकार हो, ना कोई सिविलाइजेशन हो, ना कोई लॉ हो, ना ही कोई ऐसी कॉमन पावर हो या गवर्नमेंट हो जो कि ह्यूमन को कंट्रोल कर सके। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से जंगल में जो जानवर रहते हैं वो पूरा फ्री रहते हैं अपने हिसाब से जीने के लिए, उसी तरीके से अगर स्टेट ऑफ नेचर हम कल्पना करें जिसमें इंसान को पूरी फ्रीडम हो अपने तरीके से ज़िंदगी जीने की, तो वो इसी टाइप की सोसाइटी होगी जिसमें ना कोई सरकार हो, ना कोई सिविलाइजेशन हो, ना कोई लॉ हो, और ना ही कोई कॉमन पावर हो। अब अगर इस तरीके की हम सोसाइटी की कल्पना करें जो कि लोगों को नेचुरल तरीके से रहने के लिए बनाई गई हो, तो ऐसी सोसाइटी में क्या होगा, हर आदमी हर एक आदमी से लड़ाई कर रहा होगा, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, जिसमें जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हर आदमी पावर को पाने की कोशिश करेगा। जैसे जंगलों में होता है कि जो पावरफुल एनिमल होता है वो अपने से कम पावरफुल एनिमल को डिस्ट्रॉय करता है, आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज को पाने का एक ही तरीका है, आपस में लड़ना, और जो जीतेगा उसी के पास में रिसोर्सेज जाएंगे। तो ऐसा ही हो अगर हम ऐसी
ह्यूमन सोसाइटी क्रिएट करें जो स्टेट ऑफ नेचर पे बेस्ड हो। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर जो है हम ऐसा सोचें तो इस तरीके की सोसाइटी जो है जो स्टेट ऑफ नेचर पे बेस्ड होगी वो सॉलिटरी होगी, पुअर होगी, नास्टी होगी, ब्रूटिश होगी और शॉर्ट होगी। सॉलिटरी का मतलब उसमें हर आदमी अकेला रहेगा क्योंकि आप कभी ग्रुप नहीं फॉर्म कर सकते हैं, आप फैमिली नहीं बना सकते हैं। पुअर होगी क्योंकि जब आप रिसोर्सेज का प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कैसे जो है वो प्रॉस्पेरिटी पा पाएंगे, हर आदमी अपने बारे में सोचेगा। नास्टी होगी क्योंकि आपस में लोग लड़ रहे होंगे, आपस में लोगों का बैर होगा। ब्रूटिश होगी जैसे कि आपके ब्रूट्स होते हैं जो जंगली जानवर होते हैं वैसी होगी। और शॉर्ट होगी क्योंकि जब आपस में लोग लड़ाई कर रहे होंगे तो ज़िंदगी कैसे हमारी लंबी हो सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि इस तरीके का जो स्टेट ऑफ नेचर की जो सोसाइटी है वो सॉलिटरी होगी, पुअर होगी, नास्टी होगी, ब्रूटिश होगी और शॉर्ट होगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि हम स्टेट ऑफ नेचर से निकलने की ज़रूरत है, हमें एक अथॉरिटेटिव स्टेट की ज़रूरत है। बिना अथॉरिटेटिव स्टेट के कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। जैसा कि हम कई बार सोचते हैं कि जब हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं तो उसमें इतने सारे रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं कि हमें कई बार लगता है कि हम ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं, ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और जब हमें पूरी फ्रीडम हो तभी हम ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। इसका मतलब हम नेचुरल तरीके से रहेंगे तभी हम ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हॉब्स ने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो है स्टेट ऑफ नेचर में अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। अच्छी ज़िंदगी अगर हम जीना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पीस। और हम पीस में तभी रह सकते हैं जबकि कोई एक सोवरेन पावर हो, कोई एक ऐसी शक्ति हो जो कि सभी लोगों को कंट्रोल करके रखे। और इसीलिए हमें एक सोवरेन पावर की ज़रूरत होती है ताकि हम आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम अवॉइड कर सकें, जो कि स्टेट ऑफ नेचर में लाजमी है। और जब ये होगा तब हमारी अच्छी सोसाइटी क्रिएट होगी। इसीलिए उन्होंने एडवोकेट किया कि हम एक पॉलिटिकली अथॉरिटेटिव स्टेट को बनाएं, मतलब ऐसा स्टेट जो कि सारी पावर्स उसके पास में हो। और वो जो पावर अगर उसके पास में रहेगी तभी जो है सोसाइटी में पीस होगी और तभी जो है आपस में लोगों में कोऑपरेशन होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लॉज बनते हैं ऐसी सोसाइटी के अंदर उसको सभी लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है। आप अपनी चॉइस से नहीं कह सकते लॉ सही नहीं है हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। हर एक व्यक्ति को उस लॉ को फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम सारे लोग एक ही लॉ को फॉलो करेंगे तभी आपस में हमारे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो सकते हैं और तभी जो है सोसाइटी में हर मेंबर्स का भला हो सकता है। अब हम बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, जो वो लॉ ऑफ नेचर से डिराइव करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने पहले देखा कि लॉ ऑफ नेचर जो है वो अनसस्टेनेबल है लंबे समय के लिए, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर सकता है एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी बने जो लंबे समय तक सस्टेन करे तो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अपने जो नेचुरल राइट्स हैं उसको गिव अप करना पड़ेगा। और वो जो राइट्स हैं, वो जो सोवरेन स्टेट है, जो आपका राजा है, उसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो कि एक सिविल अथॉरिटी होगी या गवर्नमेंट होगी। तो देखिए, जब भी हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने कुछ राइट सरेंडर कर देते हैं। जो शासक होता है, गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट जो है उसके बदले में उनको प्रोटेक्ट करती है, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करती है, उनके बाकी राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरीके से ये एक गिव एंड टेक की बात है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हम एक सोसाइटी के जो हेड है उसके साथ में करते हैं। और इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हमें उन रूल्स को फॉलो करना होता है जो कि सोसाइटी की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं। तो हॉब्स ने कहा कि जो सोवरेन अथॉरिटी है उसकी जो पावर होगी वो एब्सोल्यूट होगी, क्योंकि उसके ऊपर जो है कोई भी पावर नहीं है और जो भी वो कहेगी वो लॉ होगा। इस तरीके से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वजह से हम जो है स्टेट ऑफ नेचर को छोड़ करके एक सिविल सोसाइटी का पार्ट बनते हैं। और जो सिविल सोसाइटी है वो हमारे लिए एक बेहतर भविष्य बनाती है, एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण करती है। ये जो स्टेट ऑफ नेचर है हमेशा लेकिन एक थ्रेट की तरह बना रहता है, और जैसे ही गवर्नमेंट की पावर ख़त्म होती है वैसे ही हम फिर स्टेट ऑफ नेचर में आ जाते हैं। इसका मतलब कि फिर सोसाइटी में क्यूज़ होने लगता है, लोग फिर आपस में फ़ाइट करने लगते हैं। और ये तभी अवॉइड किया जा सकता है जबकि जो है एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो। और ये जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है इसकी जो पावर्स उसको कोई कॉन्टेस्ट तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो अपने जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। और जिस दिन वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी तो उस केस में क्या होगा कि लोग फिर लॉ को अपने हाथ में ले लेंगे और उसके बाद में जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे करके कोलैप्स कर जाएगी और लोग फिर जो है वो जो भी रूलर होगा उसको चैलेंज करेंगे और वो सोसाइटी सस्टेन नहीं कर पाएगी। अब चलिए हम हॉब्स के कुछ कोटेशंस की बात करते हैं। पहला कोटेशन है, ए मैन्स कॉन्शस एंड हिज जजमेंट आर द सेम थिंग एंड एज द जजमेंट सो ऑल्सो द कॉन्शियस मे बी एरोनियस।
इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई जजमेंट करते हैं, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, वो हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के बेसिस पे रहता है। और जैसे कि हम जजमेंट में कई बार गलती कर सकते हैं, वैसे ही हमारी अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो भी गलती कर सकती है। तो ये सही नहीं है कि हम कहें कि अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है, वो कभी गलती नहीं कर सकती है, क्योंकि जो हमारे जजमेंट्स होते हैं वो उसी आवाज़ पे बेस्ड होते हैं। और जब जजमेंट हमारे गलत हो सकते हैं तो इसका मतलब कि अंतरात्मा की आवाज़ भी गलत हो सकती है। नेक्स्ट कोट ये है कि इट इज़ नॉट विजडम बट अथॉरिटी दैट मेक्स द लॉ। जो अथॉरिटी होती हैं वो लॉ को बनाती हैं, ना कि जो विजडम होता है। कहने का मतलब जो लॉज होते हैं वो कई बार वाइस नहीं होते हैं, लेकिन जो लॉज होते हैं वो इस तरीके के होते हैं जो अथॉरिटी के इंटरेस्ट में होते हैं। अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में है, इसलिए ये एक्सपेक्ट करना कि जो लॉज होंगे सारे वाइस होंगे, वो सही नहीं है। क्यूरियोसिटी इज़ द लस्ट ऑफ द माइंड। जो हमारा जो माइंड होता है, जब उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, तभी वो माइंड ग्रो करता है, तभी वो माइंड इंजॉय करता है, नई नई चीज़ें सीखता है। द कंडीशन ऑफ मैन इज़ अ कंडीशन ऑफ वॉर ऑफ एवरी वन अगेंस्ट एवरी वन। हम पूरी ज़िंदगी जो है हमारा एक दूसरे से कॉम्पिटिशन चलता रहता है, और जिस कंडीशन में हम रहते हैं हमें हमेशा लोगों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे फैमिली हो चाहे बाहर हो। कॉपरेशन भी रहता है, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट जो है ह्यूमन सोसाइटी में कॉन्टीन्यूस रहता है। एंड लेजर इज़ द मदर ऑफ फिलोसफी। इसका मतलब यह है कि जब तक हमारे ज़िंदगी में सुकून नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, तब तक हम फिलोसोफर नहीं बन सकते, फिलोसफी डेवलप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इनके जो कोटेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उनका आज के समय में क्या कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप चाहें तो उसमें से किसी टॉपिक पे ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक फ्रेंच फिलोसोफर के एथिकल आइडियाज़ के बारे में, जिनका नाम है इमेल डुर्कहेम। ये जो हैं बहुत ही महान फिलोसोफर हैं, ये सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, और इन्होंने कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के साथ में मिल करके जो हमारी सोशियोलॉजी की जो ब्रांच है, एकेडमिक डिसिप्लिन है, उसको उन्होंने सेटअप किया है। तो ये तीनों लोग जो हैं वो सोशियोलॉजी ब्रांच के फाउंडर्स में आते हैं। तो ये जो इमेल डुर्कहेम है, इनके एथिकल आइडिया के बारे में जानते हैं, इनका मॉरलिटी के बारे में क्या व्यू है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, डुर्कहेम जो है उन्होंने जो प्रायरी मॉरल कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, और उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम एक एथिकल सिस्टम बनाते हैं, उनको उन्होंने रिजेक्ट किया। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, जो प्रायरी मॉरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। एक तो देखिए क्या होता है कि हम कोई भी जो चीज़ सत्य होता है या कोई मॉरल वैल्यूज़ है, उसको हम एम्पिरिकल बेसिस पे डिराइव करें। मतलब हमने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद में पाया कि हाँ भाई, सच बोलना बहुत ज़रूरी है, या सच बोलने से लोगों का फ़ायदा होता है, और उसके बेसिस पे हमने एक मॉरल प्रिंसिपल बनाया। दूसरा होता है प्रायरी मॉरल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि लोगों को सच बोलना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सच बोलना ही सही है। ये होता है प्रायरी मॉरल कॉन्सेप्ट। या हमें फेथफुल रहना चाहिए, या जो है हमें मान लीजिए नॉन वायलेंस फॉलो करना चाहिए। ये सब प्रायरी मॉरल कॉन्सेप्ट होते हैं। और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल रीजनिंग, कि हम लॉजिकली हम डिस्कस करके हम ये कहते हैं कि ये चीज़ मॉरल है, ये चीज़ इमॉरल है। जैसे अगर हम कांत की फिलॉसफी की बात करें तो उसमें हमें बताया जाता है कि क्या चीज़ मॉरल है, क्या चीज़ इमॉरल है। इसलिए नहीं कि हमने कोई रिसर्च किया, बल्कि इसलिए कि हमने लॉजिक से उसको प्रूव किया। उन्होंने, जो आपके डुर्कहेम है, उन्होंने इन दोनों चीज़ों को रिजेक्ट किया। उनका कहना है कि मॉरल जो कॉन्सेप्ट है उसका अलग ही सोर्स होता है। उन्होंने ये कहा कि जो मॉरल फिनोमेना होते हैं वो हमारे सोसाइटी से और हिस्ट्री से आते हैं। जिस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व होती है, जो हमारी हिस्ट्री रहती है, जो हमने पास्ट में फेस किया है, उसके बेसिस पे हमारे मॉरल कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। और हर एक सोसाइटी जो होती है वो धीरे धीरे करके अपने ही मॉरल रूल्स और जो मॉरल सत्य हैं उसको वो डिस्कवर करती है, जो कि समय से बदलते रहते हैं। और कई बार क्या होता है कि ये जो मॉरल कॉन्सेप्ट हैं ये किसी और सोसाइटी से बहुत अलग हो सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे देश के जो मॉरल कॉन्सेप्ट हैं इंडिया के, वो हो सकता है चाइना से बहुत अलग हो, रशिया से बहुत अलग हो, अमेरिका से बहुत अलग हो, ब्रिटेन से बहुत अलग हो। और उसका कारण क्या है कि ये सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो अलग अलग तरीके से डेवलप हुई हैं, इसलिए वहाँ पर जो सही है वो यहाँ भी सही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है।
और इसीलिए उन्होंने कहा कि देयर एग्जिस्ट नो यूनिवर्सल और ट्रांसीडेंट मॉरलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। इसका मतलब कि दुनिया में ऐसा कोई मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है जिसको कि हम पूरी दुनिया में अप्लाई कर सकें। देखिए, डोरखिम का जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने मॉरलिटी को सोसाइटी के साथ में कनेक्ट किया। उन्होंने कहा कि मॉरलिटी जो होती है वो बेसिकली एक सोशल फिनोमेना होता है और ये सोसाइटी की लिमिट के बाहर एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं तो हमारी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ उस ग्रुप के लिए होती है, उस ग्रुप के बाहर के लिए नहीं होती है। अब जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे मान लिए हम एक मॉरल प्रिंसिपल की बात करते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और हमेशा नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए। ये जो है एप्लीकेबल है सिर्फ हमारी अपनी सोसाइटी के मेंबर्स के लिए। अगर हम किसी एनिमी के बारे में बात करें जो हमारे दुश्मन है या दुश्मन देश है, दुश्मन सोसाइटी है, तो वहां पे अगर हम सच बोलते हैं तो वो सही नहीं माना जाएगा, या उन लोगों के साथ में हम नॉन वायलेंस करते हैं तो उसको सही नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जितने भी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उनकी जो वैलिडिटी है वो सिर्फ हमारी सोसाइटी के लिए वैलिड है। आउटसाइड द सोसाइटी जो है उनकी वैलिडिटी नहीं है। और इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो हमें सिर्फ अपने जो ग्रुप है, जो हमारी सोसाइटी है, उसके लिए ऑब्लिगेटरी है और डिज़ायरेबल है। वही प्रिंसिपल अगर हम बाकी लोगों के लिए अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ सही नहीं होगी। इस तरीके से उन्होंने स्टैब्लिश किया कि जो मॉरलिटी है वो सोसाइटी के साथ बहुत ही डीपली कनेक्टेड है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो मॉरलिटी है उसका जो धर्म है उसके साथ में भी बहुत ही गहरा रिश्ता है। क्योंकि जब भी देखिए कोई धर्म की स्थापना की जाती है तो उसके अंदर हमेशा कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स या मॉरल डॉक्ट्रिन्स रहते हैं या मॉरल आइडियल्स रहते हैं जो कि सारे मेंबर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे मान लिया कि आप अगर एक मुस्लिम हैं तो आप शराब नहीं पी सकते, वो वहाँ पे प्रोहिबिटेड है। वहीं पे अगर आप एक क्रिश्चियन हैं तो आप पी सकते हैं। अगर आप एक जैन हैं तो आप मीट नहीं खा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक क्रिश्चियन या मुस्लिम हैं तो खा सकते हैं। तो जो भी आपकी सोसाइटी होती है, जो भी आपका रिलीजन होता है, वो सर्टेन डूज एंड डोंट, सर्टेन मॉरल स्टैंडर्ड्स अपने मेंबर्स के लिए प्रिस्क्राइब करता है। और ऐसा कोई रिलीजन हो ही नहीं सकता जिसके अंदर कुछ डूज एंड डोंट्स ना हो। और इसीलिए मॉरलिटी और रिलीजन आपस में बहुत डीपली कनेक्टेड है। और जो मॉरल अथॉरिटी होती है, जो कि हमारे यहाँ पे किंग हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, वो एक तरीके से जो सोसाइटी की जो एक विल है, कलेक्टिव विल है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है और उसको एक फिजिकल शेप देता है। और जो मॉरल अथॉरिटी है वो एक फोर्स है जो हर एक मेंबर के अंडर में जो है वो रहता है। उसकी जो अथॉरिटी हर एक मेंबर के अंदर में रहती है और हर एक की पर्सनालिटी वो इन्फ्लुएंस करती है। कहने का मतलब ये होता है कि जो मॉरल अथॉरिटी होती है, चाहे वो हमारे रिलीजन से आए, चाहे हमारे कानून से आए, चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आए, वो कहीं ना कहीं हमारा एक पार्ट बन जाती है और हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्योंकि हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि ये करना सही है, ये करना गलत है, और धीरे धीरे वो हमारा एक पार्ट बन जाता है। अब देखिए, उनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जिसको हम समझते हैं। उन्होंने कहा कि सोसाइटी जो है वो केवल लोगों का ग्रुप नहीं है, उनका एक सम नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम है जिसकी अपनी ही एक स्पेसिफिक रियलिटी है और अपना ही एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जो ग्रुप होता है वो, उसकी सोच अलग होती है, वो अपने तरीके से सोचता है, अपने तरीके से महसूस करता है, और उसका जो एक्शन होता है वो बिल्कुल अलग होता है इंडिविजुअल एक्शन के मुकाबले में। जो अलग मेंबर्स हों जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वैसा ग्रुप नहीं सोचता। ग्रुप की अपनी एक थिंकिंग होती है। और इसीलिए अगर हम ये समझने की कोशिश करें मॉरलिटी के बारे में इंडिविजुअल लेवल पे जा करके कि इंडिविजुअल को जो सही लगता है वो मॉरल हो, तो हम जो है नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से सोशल के मॉरल कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया जाता है। अब इसको देखिए, हम एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लिया एक फैमिली है। अब उस फैमिली के अंदर मान लिया कि आप हेड हैं, फैमिली के पेरेंट हैं। आपके फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक बहुत कमाता है, एक बहुत टैलेंटेड है, एक उतना टैलेंटेड नहीं है, बहुत कम कमाता है या अनएम्प्लॉयड है। अब आप अगर पेरेंट हैं, उसके हेड हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या जो आदमी बहुत कमाता है वो एयर कंडीशन कमरे में सोएगा और जो नहीं कमाता है उसको ज़मीन पे सोना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं होगा। आप क्या चाहेंगे कि सबको बराबर फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि एज अ पेरेंट जो है आपका नज़रिया अलग होता है
इंडिविजुअल से। जब आप पेरेंट होते हैं तो आप फैमिली के इंटरेस्ट में सोचते हैं। उसी तरीके से जो मॉरल अथॉरिटी होती है या जो गवर्नमेंट होती है, वो ये देखती है कि किससे देश का फ़ायदा है, किससे सोसाइटी का फ़ायदा है। तो उसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से अलग होता है। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि जो ग्रुप की थिंकिंग होती है वो इंडिविजुअल की थिंकिंग से अलग होती है, और इसीलिए हमें सोसाइटी को समझना पड़ेगा अगर हम मॉरल स्टैंडर्ड्स को समझना चाहते हैं। अब डर्कीम के बहुत सारे कोट्स हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं, आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं क्योंकि इससे हमें डर्कीम के बारे में अच्छे तरीके से समझने में भी मदद मिलेगी, और इन कोटेशंस को हम अपने शब्दों में लिख भी सकते हैं कि आज के समय में इनकी क्या रिलेवेंस है। जैसे पहला जो कोटेशन है वो ये है कि जिस दिन आदमी ने मिरर को डिस्कवर किया उसके बाद में उसकी आत्मा जो है वो खो गई। इसका क्या मतलब कि जब हम मिरर को डिस्कवर करते हैं तो हम अपने बारे में जानते हैं, फिर हम अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। जब मिरर नहीं रहता तो हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। और इसीलिए क्या हुआ कि जब हमने अपने बारे में सोचना शुरू किया तो हमारी जो आत्मा है बहुत सेल्फिश हो गई, और इस तरीके से हमने अपनी आत्मा को खो दिया। अब हम दूसरे कोटेशन की बात करते हैं कि आदमी कोई भी हो वो हायर एम्स के लिए अटैच नहीं हो सकता, ऊंचे मकसद के लिए अटैच नहीं हो सकता, या किसी रूल के लिए सबमिट नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने को किसी ऐसी चीज के साथ आइडेंटिफाई ना करे जो कि उससे ऊपर है। अगर हम उसको सारे सोशल प्रेशर से फ्री कर देते हैं तो हम उसको एक तरीके से डीमोरलाइज कर देते हैं। इसका मतलब कि वो बिना मॉरल के हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका देखिए मतलब ये है कि हम अगर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो हम मॉरल नहीं सोच सकते। जैसे कि अगर हम कोई भी काम करते हैं फैमिली के इंटरेस्ट में सोचते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे इंसान बनते हैं, ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। उसी तरह अगर हम सोसाइटी का पार्ट अपने को समझते हैं और जो काम करें उससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा ये हम सोचते हैं तो हम और भी ऊपर के लेवल पे सोचते हैं। और जब हम देश हित में सोचते हैं तो हम उसके भी ऊपर के लेवल पे सोचते हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी आइडेंटिटी को किसी हायर आइडेंटिटी के साथ में अटैच करते हैं वैसे वैसे हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते चले जाते हैं। और अगर हम उनके साथ अटैच नहीं करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो हम मॉरल स्टैंडर्ड को नीचे करते हैं। अगला कोटेशन है कि हम इसलिए कंडेम नहीं करते कि कोई चीज़ क्राइम है, बल्कि कोई चीज़ क्राइम इसलिए होती है कि हम उसको कंडेम करते हैं। इसका मतलब देखिए क्या होता है कि अगर सोसाइटी जो है किसी चीज़ को क्राइम नहीं मानती है और उसको कंडेम नहीं करती है तो आप उसको लॉ बुक में क्रिमिनल बना भी दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। असली में क्या होता है, जब सोसाइटी किसी चीज़ को कंडेम करना शुरू करती है तब वो चीज़ क्राइम मानी जाती है। अगर मान लीजिए कि कानून की किताबों में ना हो तब भी वो क्राइम मानी जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके उसको हम कानून की किताबों में ले आते हैं क्योंकि वो सोसाइटी के विल को एक्सप्रेस करती है। नेक्स्ट कोट उनका है, मैन इज अ मॉरल बीइंग ओनली बिकॉज ही लिव्स इन अ सोसाइटी, लेट ऑल सोशल लाइफ डिसअपियर एंड मॉरलिटी विल डिसअपियर विद इट। ये जो कोटेशन हमें ये बताता है कि जो भी मॉरल स्टैंडर्ड्स हमारे हैं वो इसलिए बनते हैं कि सोशल प्रेशर है हमारे ऊपर कि हम गड़बड़ करेंगे, मॉरल के अगेंस्ट में जाएंगे तो सोसाइटी हमें क्रिटिसाइज करेगी, पनिश करेगी। अगर सोसाइटी ना हो तो फिर हम मॉरल स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो करेंगे, हम इमॉरल हो जाएंगे। तो इस तरीके से सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है इंसान को मॉरल बनाने में। नेक्स्ट कोट उनका है, इफ रिलीजन हैज गिवन बर्थ टू ऑल दैट इज एसेंशियल इन सोसाइटी इट इज बिकॉज द आइडिया ऑफ सोसाइटी इज द सोल ऑफ रिलीजन। कोई भी देखिए जो रिलीजन होता है वो क्या करता है, एक जैसी सोच के लोगों को एक साथ इकट्ठा करता है ताकि जब सब लोग एक जैसा सोचेंगे, एक मूल्यों पे विश्वास करेंगे, एक तरीके के कंडक्ट रखेंगे तो वो सोसाइटी एक हार्मोनियस सोसाइटी होगी। वहाँ पे लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, वो एक स्ट्रांग सोसाइटी होगी और वो सोसाइटी ग्रो करेगी। तो इस तरीके से जो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली रिलीजन के सबसे इम्पॉर्टेंट महत्व को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमने कुछ कोटेशंस के बारे में डिस्कस किया और फिलॉसफी के बारे में डिस्कस किया। आप इसका आंसर्स अपने शब्दों में लिख सकते हैं और इसके जो प्रैक्टिस क्यू है उसमें आप अपना आंसर लिखें, हम आपको उसका फीडबैक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही फेमस जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक हेगल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हेगल जो है वो कांत के साथ साथ जर्मन आइडियलिज्म के सबसे बड़े फिलोसफर्स में माने जाते हैं। इनका जन्म 1770 में हुआ, डेथ 1831 में हुआ।
सबसे बड़ा जो इनका कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि हेगल ने मॉरलिटी और एथिकल लाइफ को डिफरेंशिएट किया। अक्सर हम समझते हैं कि मॉरलिटी और एथिक्स सेम होता है, लेकिन इसको इन्होंने डिफरेंशिएट किया। तो मॉरलिटी का मतलब हेगल के हिसाब से कांत की जो मॉरल फिलॉसफी थी, जिसके अंदर हम अपने लेवल पे रीजन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो इस तरीके से जो मॉरल कॉन्सेप्ट है वो रिफ्लेक्टिव होता है, क्रिटिकल होता है और इंडिविजुअलिस्टिक होता है। उसको हम अपने लेवल पर डिस्कस करके डिसाइड करते हैं। इसीलिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मॉरल जो है वो इंडिविजुअल होता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने मॉरल कॉन्सेप्ट्स को डिसाइड करता है। हेगल ने दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो दिया एथिकल लाइफ का। एथिकल लाइफ मॉरल से अलग है। एथिकल लाइफ का मतलब ये है जब आप कुछ सोचे नहीं और बिना सोचे समझे एक डिवोशन के साथ में, एक धर्म की तरह पे जो भी आपके ट्रेडिशनल लॉज हैं और कस्टम्स हैं उनको हम फॉलो करें, तो वो होता है आपका एथिकल लाइफ। तो एक चीज़ ये समझिए कि एथिकल लाइफ में हमें अपना पर्सनल जजमेंट नहीं करना है, पर्सनल रीजनिंग नहीं करनी है। जो सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से सही है उसको हमें फॉलो करना है। अब हेगल ने जो है वो एथिकल लाइफ के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं और इंडिविजुअल मॉरलिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं सपोर्ट करते हैं। उनका ये कहना है कि हमें सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसको कंफर्म करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। जो मॉरल ट्रेडिशंस हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में चले आ रहे हैं उसको हमें मानना चाहिए। और उन्होंने अपोज किया जो इंडिविजुअल लेवल पे लोग अपने मॉरल कॉन्सेप्ट्स को डिसाइड करते हैं, या जो मॉरल थिंकिंग है जो क्रिटिकल रीजनिंग से आती है। इसका देखिए क्या कारण है। इसका कारण ये है कि हर इंडिविजुअल अपने दिमाग से जब डिसाइड करेगा क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें डिसाइड करेंगे और उसकी वजह से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होगी। और इसीलिए सोसाइटी को एक सोसाइटल लेवल पे चीज़ों को जो डिसाइड किया गया है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वही एक तरीका है कि हम आपस में कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और एक तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अब हेगल ने बताया कि जो एथिकल वैल्यूज़ होते हैं, जिसको हम मॉरल वैल्यूज़ भी कहते हैं, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, वो किस तरीके से इवॉल्व होते हैं या ग्रो करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे मॉरल कॉन्सेप्ट हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारे इंडिविजुअल मॉरल कॉन्सेप्ट भी होते हैं वो कहीं ना कहीं सोशल और हिस्टोरिकल होते हैं, सोसाइटी से आते हैं और हमारी हिस्ट्री से गवर्न होते हैं, और ये धीरे धीरे करके सोसाइटी में इवॉल्व होते हैं। जो हमारे इंडिविजुअल आइडिया ऑफ मॉरलिटी के होते हैं वो भी जो है वो आइडियाज़ मॉरलिटी के होते हैं जो बाकी लोग हमारी सोसाइटी में रखते हैं। जैसे कि मान लिया हम जो मॉरल वैल्यूज़ है कहाँ से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं। और उन लोगों ने कहाँ से सीखा, उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा और अपने बड़ों से सीखा। और इस तरीके से क्या होता है कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो कल्चर और ट्रेडिशंस धीरे धीरे करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन होते रहते हैं, और ये जो है हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको बनाते हैं। तो देखिए हमें इस बात को जानना है कि हमारे जो इंडिविजुअल मॉरल वैल्यूज़ हैं वो भी हमारे कहीं ना कहीं सोसाइटी से आते हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हम डिफ़र कर सकते हैं और हमें उस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग अपने अपने मॉरल वैल्यूज़ को डिसाइड करेंगे तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो हेगल का जो व्यू था वो ये है कि हमें जो एथिकल वैल्यूज़ हैं जो सोसाइटी द्वारा बनाए गए हैं उसको फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करते हैं डायलेक्टिकल मेथड ऑफ आइडियाज़ कि आइडियाज़ किस तरीके से इवॉल्व होते हैं, जो हेगल ने हमें बताया। हेगल ने एक डायलेक्टिक मेथड बताया जिसके तरीके से कोई भी आइडिया इवॉल्व होता है। उन्होंने कहा कि आइडियाज़ के 3 स्टेजेस हैं, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। थीसिस जो है वो सबसे सिंपल आइडिया होता है, उसको हम थीसिस कहते हैं। जैसे मान लिया हमने कहा अहिंसा परमो धर्मा, या ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि हमेशा हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, या हमें अहिंसा करनी चाहिए। ये बहुत ही सिंपल आइडिया है, इसको हम थीसिस कह सकते हैं। लेकिन हकीकत में अगर आप देखेंगे तो लोग हिंसा करते हैं, लोग ऑनेस्ट नहीं रहते हैं। तो जब भी कोई थीसिस बनती है तो उसका जो अपोजिट आइडिया होता है वो इमर्ज होता है, उसको हम कहते हैं एंटीथीसिस। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये रहता है कि जो भी सिंगल आइडिया है वो रियलिटी को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि हर समय हम ऑनेस्ट नहीं रह सकते हैं, हर समय हम सच नहीं बोल सकते हैं, हर समय हम नॉन वायलेंट नहीं रह सकते हैं। कई ऐसी सिचुएशन आती हैं जब हमें झूठ बोलना पड़ सकता है या हमें वायलेंस करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से अगर नॉन वायलेंस एक एथिकल आइडिया है तो वायलेंस भी एक उसका अपोजिट आइडिया आ जाता है, जिसको हम एंटीथीसिस कहते हैं। लेकिन जो एंटीथीसिस है वो अपने में भी कंप्लीट आइडिया नहीं है, क्योंकि दुनिया जो है वो वायलेंस से भी नहीं चल सकती,
दुनिया झूठ से भी नहीं चल सकती। तो फिर क्या होता है कि हम इन दोनों को जोड़ते हैं कि कब हमें सच बोलना चाहिए, कब हमें झूठ बोलना चाहिए, कब हमें वायलेंस करना चाहिए, कब हमें नॉन वायलेंस फॉलो करना चाहिए। ये जो आइडिया है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इसको हम कहते हैं सिंथेसिस। तो ये सिंथेसिस जो है वो उससे बेटर आइडिया है, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडिया है। अब देखिए जो सिंथेसिस है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कंप्लीट आइडिया है, बट ये भी जो है वो सच्चाई को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो फिर क्या होता है कि इस आइडिया के खिलाफ में भी एक दूसरी एंटीथीसिस बनती है और ये जो एंटीथीसिस होती है इस आइडिया के अपोजिट बनती है और फिर इस तरीके से ये जो नए आइडिया और नया जो एंटीथीसिस है ये जब आपस में मिलते हैं तो फिर एक नई सिंथेसिस बनती है और इस तरीके से आइडिया धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से डायलेक्टिक मेथड से उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सिंपल आइडियाज़ हैं धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ में कन्वर्ट होते हैं और ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। अब चलिए हम हेगल के कुछ कोट्स के बारे में जानते हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं। तो पहला कोट है, एजुकेशन इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग मैन एथिकल। देखिए एजुकेशन जो होता है वो सब लोगों को सेम चीज़ सिखाता है, सेम वैल्यू सिखाता है और जब सब लोग सेम वैल्यूज़ को फॉलो करने लगते हैं तो सोसाइटी में हार्मोनी आती है और वो एथिकल बनते हैं। तो इस तरीके से जो एजुकेशन होती है वो हमें एथिकल बनाने में बहुत मदद करती है। दूसरा इनका कोटेशन है, वॉट एवर इज़ रीजनेबल इज़ ट्रू एंड वॉट एवर इज़ ट्रू इज़ रीजनेबल। इसका मतलब ये है कि आप रीज़न से जो चीज़ इस्टेब्लिश करते हैं वो सच्चाई होती है। इसका मतलब सच्चाई को हम रीज़न से ही समझ सकते हैं और अगर कोई भी चीज़ सच है तो उसको हम रीज़न से प्रूव भी कर सकते हैं। तो रीज़न का और सत्य का बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। नेक्स्ट कोट है, टू हिम हु लुक्स अपॉन द वर्ड रैशनली द वर्ड इन इट्स टर्न प्रेजेंट्स अ रैशनल एस्पेक्ट, द रिलेशन इज म्यूचुअल। कहने का मतलब यह है कि वर्ड को आप इमोशनली भी डील कर सकते हैं और रैशनली भी डील कर सकते हैं। अगर आप चीज़ों को रैशनल तरीके से देखेंगे तो आप दुनिया को पाएंगे कि वो भी रैशनल तरीके से आपको डील करेगी। तो इस तरीके से हमारा जो रिलेशनशिप है दुनिया के साथ में वो वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं। तो हम अगर रैशनल हैं तो भी हमें दुनिया से रैशनल बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। नथिंग ग्रेट इन द वर्ल्ड हैज़ एवर बीन अकॉम्प्लिश्ड विदाउट पैशन। तो ये हमें बताता है कि बिना पैशन के हम कोई बहुत महान काम नहीं कर सकते हैं। हर महान काम करने के लिए पैशन की जरूरत होती है। द वैलोर दैट स्ट्रगल इज बेटर देन द वीकनेस दैट इंड्योर्स। इसका मतलब ये है कि हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए। भले ही कमज़ोर होकर के हम लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि हमें स्ट्रगल करना चाहिए, हमें रिस्क लेना चाहिए और करेज होना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ जो है हमारी बेटर है, भले ही उसके अंदर हमें तकलीफ़ें ज़्यादा आती हैं। इफ़ यू वांट टू लव यू मस्ट सर्व, इफ़ यू वांट फ्रीडम यू मस्ट डाई। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अपोजिट लगती हैं लेकिन वो आपस में डीपली कनेक्टेड हैं। जैसे अगर आप किसी का प्यार पाना चाहते हैं तो आपको सर्व करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। उसी तरीके से अगर ज़िंदगी में आप चाहते हैं फ्रीडम तो आपको मरने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मरने के लिए तैयार नहीं या कोई भी कॉस्ट पे करने के लिए तैयार नहीं है तब तक फ्रीडम नहीं मिल सकती। फ्रीडम इज़ नॉट फ्री। फ्रीडम की एक कीमत होती है और फ्रीडम के लिए कई बार हमें अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ट्रूथ इन फिलॉसफी मीन्स दैट कॉन्सेप्ट एंड एक्सटर्नल रियलिटी कॉरस्पॉन्ड। इसका मतलब कि कोई भी जो फिलॉसफी होती है वो तब तक सच्ची नहीं है जब तक वो रियलिटी के पास नहीं है। अगर आपकी जो फिलॉसफी है सुनने में बहुत अच्छी है, बहुत लॉजिकल है, लेकिन वो रियलिटी के पास नहीं है, सच्चाई से दूर है, तो वो एक अच्छी फिलॉसफी नहीं मानी जा सकती। तो सच्चाई और फिलॉसफी के बीच में बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। वी कैन लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट मैन नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। ये बहुत अच्छा इनका कोट है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम सेम मिस्टेक्स को बार बार करते रहते हैं। समझदार वो आदमी है जो कि अपनी हिस्ट्री से सबक ले, दूसरों की गलतियों से सबक ले और हम उसको दोबारा ना करें। लेकिन हकीकत में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग गलतियों से सबक नहीं लेते हैं और वही मिस्टेक्स बार बार करते हैं और परिणाम को भुगतते भी हैं। लास्ट देखिए कोटेशन है, जेन्युइन ट्रेजेडीज इन द वर्ल्ड आर नॉट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दे आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू राइट्स। आप देखिए कभी भी कोई वॉर होता है, कभी भी कोई लड़ाई होती है आपस में, तो दोनों को ऐसा लगता है कि दोनों सच्चाई की तरफ हैं, दोनों का अपना अपना पक्ष सही लगता है। और इसीलिए हेगल ने हमें बताया कि जो वॉर होते हैं उसमें दोनों लोग जो है आपस में समझते सही है। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाएं जो कि सभी को सही लगे, तभी आपस में कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है, क्योंकि कोई भी गलत साइड में रह के कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है, वो अपने हिसाब से सही मानता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये जाना कि हेगल के क्या थॉट्स थे, मॉरलिटी में, एथिकल लाइफ में क्या फ़र्क है
और इनके कोटेशंस के माध्यम से उनके बारे में हमने और डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। आप जो कोटेशंस है उस पर अपने शब्दों में लिख सकते हैं 100 to 50 वर्ड्स में, और हम उसको आपको असेस करेंगे और उसका आपको हम जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम जानेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। ये एक ऐसे फिलोसोफर हैं जिनके आइडिया से पूरी दुनिया बदल गई। इनके जो एथिकल आइडिया हैं, जो मॉरल आइडियाज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी थे और उनको इम्प्लीमेंट करके पूरे दुनिया में रिवॉल्यूशन आया। तो चलिए हम जानते हैं ये कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ क्या थे, उन्होंने हमें क्या सिखाया। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स जो हैं वो एक रिवॉल्यूशनरी थिंकर थे और जो उन्होंने अपनी जो रचना की, बुक्स की रचना की, उससे कम्युनिस्ट रेजिम्स की पूरी दुनिया में स्थापना हुई। रशिया जो है वो एक पहला कम्युनिस्ट रेजिम था और उसके बाद में बहुत सारे देश बने जो कि उनकी आइडियोलॉजी से गवर्न होते हैं। वो एक मटेरियलिस्टिक थिंकर थे और वो कॉन्शियसनेस पे विश्वास नहीं करते थे मॉरलिटी के लिए। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि हमारी जो अंतरात्मा है या जो हमारी दिल की जो आवाज़ होती है, कॉन्शियस होता है, वो हमें सही रास्ते पे ले जाता है। उनका ऐसा मानना नहीं था। वो ये मानते थे कि जो दुनिया है वो मटेरियलिस्टिक है और ये कॉन्शियसनेस जो है वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ईश्वर का रूप है जिससे हमें सही रास्ते पे ले जाते हैं। तो इनका ये मानना था कि ये कॉन्शियसनेस नहीं है आदमी का जो हमारे एग्जिस्टेंस को डिसाइड करता है कि हम कैसे हैं, बल्कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो डिसाइड करता है कि हमारी अंतरात्मा या कॉन्शियस कैसा हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन दैट डिटरमिन्स देयर एग्जिस्टेंस, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इट इज़ देयर सोशल एग्जिस्टेंस दैट डिटरमिन्स देयर कॉन्शियसनेस। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी अवेयरनेस है, वो जो है हमारे एग्जिस्टेंस को डिसाइड नहीं करती है कि हम उसकी वजह से कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, बल्कि जिस तरीके की हम ज़िंदगी जी रहे होते हैं उसके बेसिस पे हमारी कॉन्शियस बनती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी है, उन दोनों की कॉन्शियसनेस में कोई भी अवेयरनेस उनकी सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी सोशल स्टेटस अलग है, उनकी सोसाइटी अलग है, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, तो उनकी सोच भी अलग होगी। कार्ल मार्क्स देखिए एथिक्स थे और उन्होंने जो रिलीजन है उसको उन्होंने कहा ओपियम ऑफ मासेस, कि ये जो है आम आदमी की अफीम है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो रिलीजन है वो हमारे दिमाग को भ्रमित करता है और हमें जो है सही रास्ते पे ले जाने से रोकता है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी पे ले जाने से रोकता है। इसीलिए उसको वो ओपियम ऑफ मासेस कहा करते थे। कार्ल मार्क्स का जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने क्लास मॉरलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने ये कहा कि ये जो दुनिया है उसमें दो तरीके के लोग हैं। एक है बुर्जुआ, जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या जो फैक्ट्री के मालिक हैं, बिजनेस के मालिक हैं, जिनके पास पैसा है, रिसोर्सेज है। और दूसरा जो क्लास है जिसको उन्होंने प्रोलेटरिएट कहा, जो कि वर्किंग क्लास है। और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि जो बुर्जुआ होता है, मालिक होता है, वो हमेशा क्या करता है कि अपने जो वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयट करना चाहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सके। उसका इसकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता है और इसीलिए जो है जो वर्किंग क्लास है उसको फाइट करना पड़ता है अपने राइट्स के लिए। कार्ल मार्क्स ने यह भी कहा कि जो हम सोशल मॉरलिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो हम सही मानते हैं किसी भी सोसाइटी में, वो एक्चुअली क्लास मॉरलिटी है। जो रूलिंग क्लास होता है वो उन मॉरल कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है ताकि उसका फ़ायदा हो। उसके अंदर जो है जो मेन मकसद होता है वो रूलिंग क्लास का फ़ायदा होता है और उसको अगर सब लोग फॉलो करेंगे तो जो गरीब लोग होंगे, जो वर्किंग क्लास होंगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, उनको हम न्याय नहीं दे पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरलिटी हैं, चूँकि वो क्लास मॉरलिटी है, उसको हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए। और जो मॉरलिटी है वो असली में क्या है कि जब हम जो वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन है उसको हम रोकें और सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दें। तो अब हम जानते हैं कि मार्क्स ने क्या कहा कि मॉरलिटी का असली आइडिया क्या होना चाहिए। मार्क्स के हिसाब से मॉरल सोसाइटी वो सोसाइटी है जहाँ पे लेबर और वेजेस की इक्वलिटी हो, मतलब कि जितनी हम मेहनत करते हैं हमें उसके हिसाब से वेज मिले। आज आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मान लिया एक लिमिटेड नंबर ऑफ आवर काम करते हैं, उनको बहुत सैलरी मिलती है और उतना ही घंटे काम करके कुछ लोगों को कम सैलरी मिलती है।
उनका ये कहना है कि इसमें इक्वलिटी होने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर हम वेजेस का जो निर्धारण है वो डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ देंगे, जैसा कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में होता है, तो कभी भी ये इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है जिसमें कि इक्वलिटी हो वो तभी बन सकती है जबकि कम्युनिज्म हो, क्योंकि कम्युनिज्म में किसी व्यक्ति का रूल नहीं होता है, वो सोसाइटी का रूल होता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसी सोसाइटी को पाने के लिए कम्युनिज्म जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि असली जो हमारी फ्रीडम होती है तभी आती है जब हमारे पास इकोनॉमिक फ्रीडम हो, जब हमारे पास पैसा हो। और उसके लिए साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमारे जो वर्किंग आवर हैं वो कम हो, ताकि हमारे पास में सफिशिएंट टाइम हो, हम अपनी ज़िंदगी को उससे एंजॉय कर सकें और जो करना चाहें उसको कर सकें। आप जो काम करते हैं फैक्ट्री में जा करके, उसमें आपको एंजॉयमेंट नहीं होता है। ओनली लीजर जो आपको समय मिलेगा उसी में आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि जो कम्युनिटी है उसको सोसाइटी को कंट्रोल करना चाहिए और कम्युनिस्ट रेजिम को बनाना चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्ट रेजिम जो होगा वो सारे लोगों के बारे में सोचेगा, ना कि कुछ चंद लोगों के बारे में सोचेगा। कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कार्ल मार्क्स जो है वो प्योरिटी ऑफ मीन्स पे विश्वास नहीं करते थे, जैसा कि गांधी जी करते थे। जैसा कि हमने गांधी जी के बारे में जाना है कि गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम अच्छा मकसद पाना चाहते हैं तो हमें अच्छे रास्ते पे चलना पड़ेगा। राइट एंड मीन्स राइट मीन्स ऑल्सो। लेकिन कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना नहीं था। कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि हमें अपना गोल पाने के लिए चाहे जो भी करना पड़े, रिवोल्ट करना पड़े, वायलेंस करना पड़े, आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट करना पड़े, अगर हमें आर्म्स लेके लड़ाई भी करना पड़े तो भी हमें करना चाहिए। किसी भी तरीके से हमें कम्युनिस्ट रेजिम को बनाना है, कम्युनिस्ट स्टेट को बनाना है। तो ये जो है मार्क्स आइडिया ऑफ मॉरलिटी है। अब हम देखिए कुछ बात करेंगे मार्क्स के फेमस कोट्स के बारे में। पहला जो कोट है वो है, फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ पीपल इज द एबोलिशन ऑफ रिलीजन। जैसा कि हमने पहले आपसे डिस्कस किया कि रिलीजन को वो ओपियम मानते थे मासेस का, इसलिए उनका कहना था कि जब तक हम रिलीजन को एबॉलिश नहीं करेंगे, रिलीजन से हम मुक्ति नहीं पाएंगे, तब तक लोग खुशी नहीं पा सकते हैं। इसीलिए जो कम्युनिस्ट रिजीम होते हैं जनरली आप देखेंगे कि वहाँ पे रिलीजन जो है उसको दरकिनार किया जाता है, रिलीजन को एबॉलिश करने का प्रयत्न किया जाता है या उसको स्टेट से सपोर्ट नहीं किया जाता है। दूसरा जो कोट है, वर्कर ऑफ द वर्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। ये बहुत ही फेमस कोट है और फेमस स्लोगन भी है कि सारे देश के जो वर्कर्स हैं, सारे दुनिया के वर्कर्स को यूनाइट होना चाहिए, तभी वो अपने राइट्स को पा सकते हैं। The philosopher have only interpreted the word in various ways. The point, however, is to change it. तो ये जो कोट है वो ये बताता है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आप प्रॉब्लम को समझा सकते हैं, एक आइडियल सोसाइटी क्या हो ये बता सकते हैं, लेकिन जब तक रिवॉल्यूशन नहीं होगा, जब तक एक्शन नहीं होगा, तब तक सोसाइटी चेंज नहीं होगा। और इसलिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि आइडिया की कमी नहीं है, आइडिया को यूज़ करके कैसे हम सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करें। द हिस्ट्री ऑफ ऑल प्रीवियस सोसाइटीज हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। और इन्होंने कहा अगर हम देखें पुराना जो हमारी हिस्ट्री है तो हमेशा जो हैव और हैव नॉट्स के बीच में स्ट्रगल चलती रही है, और ये स्ट्रगल तब तक चलती रहेगी जब तक हम इक्वलिटी नहीं लाते हैं। मैन मेक्स देयर ओन हिस्ट्री बट दे डू नॉट मेक इट एज दे प्लीज। तो हर आदमी अपने अपनी हिस्ट्री बनाता है, अपनी लाइफ बनाता है, और मैन का मतलब हम यहाँ पे सोसाइटी भी ले सकते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री बनती है, जो एक्चुअली में होता है, वो कई बार ऐसा नहीं होता जैसा कि हम प्लान करते हैं। जैसे कि जो कम्युनिस्ट रेजिम जब बनाए गए तो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे बनाए गए, लेकिन आप देखेंगे कि हकीकत में क्या वहाँ पे सबको इक्वलिटी मिली, हकीकत में क्या जो गोल अचीव करना था वो अचीव किया। तो कई बार हम अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जो हम गोल पाना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर सकते। रिवोल्यूशंस आर लोकोमोटिव ऑफ हिस्ट्री। इसका मतलब यह है कि जो हिस्ट्री है वो रिवोल्यूशन से बदलती है, उसी से चलती है। इसका मतलब कि जब भी इनजस्टिस हो तो रिवोल्यूशन होने चाहिए। उन्होंने रिवोल्यूशंस को एडवोकेट किया। जैसे हमारी जो सोसाइटी है वो इवोल्यूशन पे विश्वास करती है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, रिवोल्यूशन जरूरी है अगर हम सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने कार्ल मार्क्स के बारे में जाना, उनके विचारों के बारे में जाना। आप जो भी कोटेशंस हैं, जो प्रैक्टिस क्यू में कोटेशंस दिए हुए हैं, आप उनके आंसर्स अपने हिसाब से लिखें, हम आपको उसका फीडबैक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस इटालियन फिलोसोफर के बारे में, जिनका नाम है निकोलो मैकियावेली। ये एक ऐसे फिलोसोफर हैं जिनके नाम पे एक फिलॉसफी दी गई है जिसको आप एग्जैक्टली एथिकल नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत कंट्रोवर्शियल होते हुए भी आज पूरी दुनिया में लोग इनको जानते हैं। उसका कारण यह है कि जो इन्होंने कहा वो सच है और सच रहेगा।
और इसको हम अपनी आंखों से चारों तरफ देख सकते हैं। तो चलिए हम मैकियावेली के बारे में जानते हैं। निकोलो मैकियावेली जो हैं, ये एक इटालियन रेनेसेंस पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और स्टेट्समैन थे। इनका जन्म जो है वो 1469 में हुआ, डेथ 1527 में हुई। इनकी जो सबसे फेमस किताब है उसका नाम है द प्रिंस, जिसके अंदर उन्होंने जो असली में पॉलिटिक्स राजा करते हैं उसके बारे में लोगों को बताया, रियल पॉलिटिक्स के बारे में बताया। ये बहुत छोटी सी किताब है और ये एक तरीके से एक एडवाइस दी गई है प्रिंस को कि अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स को लेना चाहिए। मैकियावेली को कई बार हम वेस्टर्न वर्ल्ड का चाणक्य भी कहते हैं, क्योंकि जो उनकी फ़िलॉसफ़ी है वो एक तरफ बहुत ही प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, लेकिन वो इमोरल भी है। और इसके अंदर इतने सारे इमोरल एडवाइजेज़ हैं कि कैथोलिक जो चर्च है उसने जो किताब है प्रिंस उसको बैन कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद इनकी फ़िलॉसफ़ी आज भी पॉपुलर है और उसको हम कई बार मैकियावेलियन फ़िलॉसफ़ी कहते हैं, जिसका मतलब होता है मैनिपुलेट करना, इमोरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना या डिसीट को भी फॉलो करना, अपने मकसद को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं कि मैकियावेली का जो मॉरल आइडियाज़ थे वो क्या क्या थे। मैकियावेली का ये कहना था कि जो रूलर हैं उसको दो अलग अलग मॉरल आइडियाज़ को रखने की ज़रूरत है, एक पब्लिक के लिए और एक प्राइवेट लाइफ के लिए। जब हम पब्लिक लाइफ में रहते हैं तो रूलर को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एक बहुत अच्छी रेपुटेशन मेंटेन करें, लोग हमें बहुत अच्छा जानें, अपने बारे में हम पॉजिटिव पब्लिसिटी करें, प्रोपोगेंडा करें। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम कोई भी इमोरल या गलत काम को भी करने से हिचक ना करें, अगर उसकी ज़रूरत सिचुएशन के हिसाब से आती है तो। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें लोग प्यार भी करें, लोग हमसे डरें भी। लेकिन अगर दोनों चीज़ें एक साथ संभव नहीं हैं और हमें एक को चूज़ करना है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग हमसे डरें। क्योंकि जब लोग हमें प्यार करते हैं तो हमारी जो अथॉरिटी होती है वो उनके ऑब्लिगेशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो जब चाहें उसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब लोग डर के मारे हमारे नीचे आते हैं, डर के मारे हमारे ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वो उसको बैकआउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको पनिशमेंट का डर होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो रूलर है उसकी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि लोग उसको प्यार भी करें और डरें भी। लेकिन अगर दोनों में से एक चीज़ उसको चूज़ करनी पड़े तो उसको लोगों के अंदर डर बैठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना डर के कोई एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं सकता। अब चलिए हम बात करते हैं कि मैकियावेलियन फ़िलॉसफ़ी की क्या ख़ास बात है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैकियावेली जो हैं, उनका जो फ़ोकस है वो एंड पे है, मकसद पे है, गोल पे है, बजाय इसके मीन्स पे या क्या रास्ता अख्तियार करके उस मकसद को अचीव किया जाता है। उसको अगर हम बहुत शॉर्ट में कहें तो एंड जस्टिफाइज मीन्स, इसका मतलब कि अंत भला तो सब भला। अगर आप अंत अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए जो भी रास्ता अख्तियार करें वो उचित है। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली अपनी किताब में लिखा कि हमें अपने मकसद को पाने के लिए अगर हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े वो ठीक है, अगर हमें लोगों को धोखा देना पड़े वो भी ठीक है। तो जब तक हमें उसका रिजल्ट अच्छा आता है तब तक हमें किसी भी चीज़ से परहेज नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने फ्रॉड को और डिसीट, धोखा देने को भी कहा कि ये प्रिंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, अगर उसको अपनी सत्ता को मेंटेन करके रखना है। उन्होंने कहा अगर ज़रूरत पड़े तो जो हमारे पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनको फोर्स लगा करके हमें एलिमिनेट करना चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए। और जो पॉपुलेशन हमें रेजिस्ट करती है, जो जनता में भी लोग हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, उनको भी हमें ख़त्म करना चाहिए। और अगर कोई ऐसी कम्युनिटी है जो कि इस लायक है, इतनी मजबूत है कि वो हमें रिप्लेस कर सकती है, रूल कर सकती है, तो उसको भी हमें डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें अदरवाइज़ रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, हमारे वो थ्रेट रहेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि राजा को बहुत काइंड होने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, उसको ब्रूट होने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत पड़े तो टफ होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये राजा के लिए बहुत ज़रूरी है। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ मैकियावेलियन कोट की जो बहुत फेमस है। सबसे बड़ा जो उनका कोट है वो ये है कि पॉलिटिक्स हैज़ नो रिलेशन टू मॉरल। हम अक्सर उम्मीद करते हैं कि जो पॉलिटिशियंस होंगे बड़े मॉरल होंगे, बड़े अच्छे होंगे, और हमें अक्सर ये डिसअपॉइंटमेंट होता है कि वो मॉरल नहीं है। और इस बात को उन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिशियन है वो मॉरल नहीं हो सकता है। तो जब हम पॉलिटिक्स में सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमें कई बार इमॉरल होना पड़ता है। दूसरा उनका कोटेशन है कि जो आदमी चाहता है कि उसको लोग ओबे करें, उसको ये पता होना चाहिए कि कैसे कमांड किया जाता है। इसका मतलब है कि आपको अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है, और अथॉरिटी और फोर्स के बिना लोग आपको ओबे नहीं करेंगे।
वेयर द विलिंगनेस इज ग्रेट द डिफिकल्टीज कैन नॉट बी ग्रेट। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने मकसद को पा सकते हैं। द फर्स्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द इंटेलिजेंस ऑफ अ रूलर इज टू लुक एट द मैन ही हैज अराउंड हिम। अगर हम किसी राजा के बारे में जानना चाहते हैं कि वो वाकई में कितना अच्छा है, कितना इंटेलिजेंट है, तो हम ये देखें कि उसके आसपास कौन लोग हैं। क्योंकि जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो हमेशा इंटेलिजेंट लोगों को ही आसपास सेलेक्ट करता है, और जो मूर्ख होता है वो मूर्ख लोगों को सेलेक्ट करता है। और इसीलिए क्या होता है कि अगर किसी राजा के बारे में जानना है कि वो कैसा आदमी है, तो आप बस ये देखिए कि किन लोग से वो घिरा रहता है, कौन लोग उसके एडवाइज़र हैं। इफ़ एन इंजरी हैज़ टू बी डन टू अ मैन इट शुड बी सो सीवियर दैट हिज वेंजेंस नीड नॉट बी फियर्ड। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई लड़ाई करते हैं अपने अपोनेंट के साथ में, अपने एनिमीज़ के साथ में, तो हम उसके साथ में नरमी बरतते हैं और वो हमें बदला लेता है, क्योंकि उसको ये भूलता नहीं है कि आपने उसको हराया था, उसको ह्यूमिलिएट किया था। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हम किसी से लड़ाई करते हैं तो इंजरी इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि वो हमसे बदला लेने की बात सोच भी ना सके। तो इस तरीके से दोस्तों जो मैकियावेली के कोट हैं वो कई बार आपको बहुत कंट्रोवर्शियल लगेंगे, लेकिन ये कोट्स आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं कि ये सच हैं, और ये सच जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। हम स्वयं भले ही ऐसा ना करें, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि लोग ऐसा करते हैं, और जब तक हम ये जानेंगे नहीं तब तक उन लोगों से हम कैसे लड़ाई करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपने मैकियावेली के बारे में अच्छी तरीके से जाना होगा, और जो कोटेशंस हैं प्रैक्टिस क्यू में दिए हुए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करें और हम आपको उसका फीडबैक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।